हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज है, तो ये चैप्टर इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने पिछला चैप्टर जो पढ़ा है त्रिकोणमिति का परिचय, उसके अंदर आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ा। कौन कौन से थे वो अनुपात? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 अनुपात आपने पढ़े हैं। और इसके साथ में इनके एंगल्स, कौन से विशिष्ट एंगल्स के साथ में इनके मान भी निकाले आपने। तो कौन कौन से एंगल पर आपने मान निकाले हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन कोणों पर आपने इनके मान भी निकाले थे। तो अब देखिए कि ये जो अनुपात है, इनकी परिभाषा क्या थी। आपको बताया था मैंने कि ओवरऑल वहां पर हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज होता है जिसके अंदर ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। और एक खास बात भी बताई थी कि थीटा के सामने जो होता है ना, वो हमेशा लंब होता है। तो ये अनुपात जो है इसी भुजाओं से परिभाषित है। एक्चुअल में ये क्या है? भुजाओं के ही अनुपात है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटा कका से हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, है ना। आपको अगर आपने पहले वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लें, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। उस चैप्टर में मैंने ये सारी चीजें अच्छे से बता रखी है, तो पहले आप उसे पढ़े। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको पढ़ ले। पहले देखिए यहाँ पर साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। इसी तरह कोस थीटा आधार अपॉन कर्ण और टेन थीटा लंब अपॉन आधार, ऐसा होता है। और इसी तरह साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है। ऐसा सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, तो इससे इसकी वैल्यूज आ जाएगी। अब फिर बात करें कि इनके एंगल्स के मान, तो वो भी आपको याद होने जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना, उसके अंदर सभी एंगल्स की वैल्यूज के मान यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। मतलब साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। टेन 45, टेन 60, टेन 90, सारी चीजें। वैसे यहाँ पर 0 और 90 डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें न्यून कोण ही लेना है। अब थोड़ी सी बात जो है वो हमारे टॉपिक के बारे में करते हैं कि आखिर ऊंचाइयां और दूरियां, ये जो टॉपिक है क्या है आखिर। तो ये जो है वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर का नाम ही क्या है कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ पर होता है। तो देखिए टॉपिक का नाम है ऊंचाइयां और दूरियां। तो त्रिकोणमिति का उपयोग ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात करने में होता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है वो अपने आसपास के जीवन से जुड़ा हुआ है ना। जहां पर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है वहां पर हम त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं। जैसे कई सारे पर्वत वगैरह होते हैं, तो वो बड़े बड़े होते हैं, उसकी ऊंचाइयां मापी जाती है। तो आपने देखा होगा कि कैसे मापते हैं, वो क्या फीता लेकर ऐसे मापते तो नहीं है। तो उसकी ऊंचाई मापने के लिए हम क्या करते हैं कि जहां से हम उस पर्वत को देख रहे हैं वहां का अगर एंगल पता चल जाए हमें, और ये जो डिस्टेंस है वो पता चल जाए, तो हम इसकी ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया था। और ये जो सब्जेक्ट है त्रिकोणमिति, ये बहुत पुराना है, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। और इसके आपको पता होगा कि खगोलविद जो है, मैंने आपको बताया था कि खगोलविद जो एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने पृथ्वी से ग्रहों तथा तारों के बीच की दूरियां ज्ञात करने के लिए भी त्रिकोणमिति का उपयोग किया है। इसी तरह ये भूगोल के अंदर भी यूज होता है, फिजिक्स के अंदर यूज होता है, मैथमेटिक्स के अंदर इसकी कई सारी एप्लीकेशन है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो वहां पर हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। और भी जैसे देशांतर अक्षांश ज्ञात करने के लिए भी, जैसे वो भूगोल के अंदर ही आ गया है ना, तो कई सारी जगह यूज होता है। और मेनली देखो, पर्वत की ऊंचाई जो हम ज्ञात कर रहे हैं, बिना मापे ही त्रिकोणमिति की सहायता से हम उसकी ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम कई सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है ना, वहां पर त्रिकोणमिति का उपयोग हो रहा है। और आपको भी पता चल जाएगा कि वास्तव में त्रिकोणमिति कितना यूजफुल है। अब आगे बात करते हैं कुछ टर्म्स की जिनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है और ये इस वस्तु को, पतंग बनी हुई है और इसको देख रही है। तो ये जो लड़की की आंख है, यहाँ से इस वस्तु को बीच में ये जो रेखा बन रही है ना, जब ये वस्तु को देख रही है तो इसकी आंख और वस्तु को जोड़ने वाली जो ये दृष्टि रेखा है ना, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा, है ना। ये आपको पता चल जाना चाहिए। लाइन ऑफ साइट्स, ऐसा इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए ये इसकी आंख है, और यहाँ से अगर हम ग्राउंड लेवल पर, ये तो धरती है, जमीन है, और इसके हॉरिजॉन्टल, देखो इसके समांतर ही अगर एक रेखा ले ली जाए इस तरह से, तो ये इसकी आंख का क्षैतिज स्तर है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखो इस जमीन के क्या है? धरातल के समांतर है ये। तो इसी को हम क्षैतिज स्तर कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। और इस हॉरिजॉन्टल लेवल
का इस दृष्टि रेखा के साथ में बना कोण जो होता है, जो एंगल बनता है ना, उसी को हम कहते हैं उन्नयन कोण। तो इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर हम किसी वस्तु को जो कि ऊपर की तरफ है और उसको नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो अपने हॉरिजॉन्टल के साथ में उस वस्तु को देखने में जो दृष्टि रेखा के साथ में बना जो कोण होता है ना, उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। अब देखिए इसका सेकंड कि अगर हम किसी वस्तु को नीचे स्थित किसी वस्तु को देख रहे हैं ऊपर से, तो आंख के साथ में देखो, आंख का हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, यही होगा, है ना। ये किसके समांतर है, जमीन के समांतर है। तो ये जो लेवल है, यहां से देखो, अगर ये यहां से देख रही है इस वस्तु को, तो ये इसकी आंख से इस वस्तु के बीच में जो मिलाने वाली रेखा है, दृष्टि रेखा, इस दृष्टि रेखा और इस हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको हम बोलते हैं अवनमन कोण, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो इंग्लिश में नाम कितना अच्छा है, यहाँ पर डिप्रेशन है और यहाँ पर है एलिवेशन। तो देखिए यहाँ पर कि डिप्रेशन मतलब क्या होता है, डिप्रेशन में अगर कोई रहता है तो हमेशा नीचे ही जाता है वो, मतलब अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है तो वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता है, ठीक है। तो इसी तरह देखिए ये नीचे की तरफ देख रही है, मतलब डिप्रेशन एंगल है ये, है ना। और यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ देख रही है, मतलब एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो अगर बात को सम अप करें तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अवनमन कोण जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है ना। ये देखो ऊपर से अगर नीचे की तरफ कोई वस्तु है और वहां से अगर हॉरिजॉन्टल के साथ में अगर कोण बनाया जाए तो उसको अवनमन कोण बोलते हैं। और उन्नयन कोण की बात करें तो वो नीचे से ऊपर की तरफ किसी वस्तु को देखने पर हॉरिजॉन्टल के साथ में बना कोण होता है। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। देखो यहाँ पर चित्र बना हुआ है कि सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी डोर है, इस पर चढ़ रहा है और ये भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये जो डोर है ना, ये भूमि पर खंबा लगा हुआ है AB, इससे बंधी हुई है और एकदम सीधी बंधी हुई है। अब देखो यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, तो भूमि स्तर तो यही है ग्राउंड लेवल, इसके साथ में देखो इस डोर का एंगल जो बन रहा है ना वो 30 डिग्री बन रहा है। तो इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिख लेंगे कि माना खंबे की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर, खंबे की ऊंचाई h मीटर, खंबा AB है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया क्या है, हमें क्या पता है, डोरी की लंबाई और वो कितनी दे रखी है 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमें एक भुजा ये पता है और ये भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो इन दोनों भुजा का यूज करके हम कैसे त्रिकोणमिति की सहायता से इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है कि ये तो है कर्ण और ये है लंब। आपको पता है कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर कर्ण और लंब का यूज करते हैं हम। देखिए मैंने आपको बताया था लाल बटा कका, इसके अंदर देखो लंब और कर्ण इसके अंदर आता है, तो साइन थीटा हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पर देखिए एंगल दे रखा है हमें, तो साइन थीटा बराबर देखो साइन 30 डिग्री बराबर लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना है इस यहाँ पर h हमने माना है और कर्ण जो है वो 20 हमें यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पे लिख सकते हो त्रिभुज ABC में। अब देखिए कि इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 बराबर है कितना h अपॉन 20। तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ से हमें मिलेगा h बराबर 10 मीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगी, खंबे की ऊंचाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखिए आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब देखिए एक पेड़ है, मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ पर एक पेड़ है, ये पेड़ यहाँ पे बीच में से यहाँ से टूट कर नीचे गिर जाता है, मतलब इस तरह जमीन की तरफ गिरेगा और गिर कर ये देखो इसका जो शिखर है ना वो जमीन को छूने लगता है। तो ये शिखर है और ये जमीन को छूने लग रहा है। अब कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, छूकर ये जमीन के साथ में कितने डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है
8 मीटर है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पर ये इसका शिखर छू रहा है ना, तो इस बिंदु से इसकी दूरी जो है ना वो हमें दे रखी है कितनी, 8 मीटर। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो मान लेता हूं कि माना पेड़ की ऊंचाई को मैंने क्या मान लिया, देखो यहाँ पर एक बार इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको ए बी सी एंड इसको नाम दे दो डी। तो अब देखिए ये जो पूरा पेड़ था यही तो यहाँ से आधे से टूटकर इस तरफ गिरा है। तो इसको मैं मान लेता हूँ H1 और या फिर इसको H2 मान लो और इसको मान लो H1। तो H2 ये जो हाइट है H2 यही तो AC है ना, CD और AC की हाइट बराबर होगी क्योंकि यही टुकड़ा जो है वो इस तरफ गिरा है, मतलब ये हाइट भी इसके बराबर होगी। अब देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ये BD पूरी ज्ञात करनी है, मतलब H1 प्लस H2 ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई हमें कैलकुलेट करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई BD बराबर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, H1 प्लस H2, ये हमें कैलकुलेट करना है। और चित्र से हम क्या देख सकते हैं, चित्र से हमें दिख रहा है, देखो AC जो है वो CD के बराबर है, AC बराबर है CD के, और जो कि H2 है। और हमें दिया क्या है, 8 मीटर जो है वो AB की लंबाई है, ये हमें दे रखा है। अब देखिए टूटा हुआ भाग जो है वो जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि CAB जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। अब हम सीधा इस ट्राइंगल को लेते हैं। तो ट्राइंगल ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए ये जो है H1 ये हमें कैलकुलेट करना है और ये भुजा जो है AB हमें दे रखी है। तो हमें H1 पहले हम इन दोनों भुजाओं को ले रहे हैं। तो H1 अपॉन AB मतलब ये कितनी है, 8। और देखिए ये लंब है और ये आधार है। तो लंब अपॉन आधार क्या होता है आपको पता ही है, tan थीटा। और tan यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि H1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो H1 अपॉन 8 बराबर tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3। तो यहाँ से H1 की वैल्यू जो है वो कितनी मिल जाएगी हमें, 8, देखो इस तरफ जाएगा तो 8 अपॉन √3। और इसका अगर हम रेशनलाइजेशन करेंगे, आपको पता है कि जब भी अपॉन के अंदर मतलब हर के अंदर रूट की संख्या हो तो उसका हम रेशनलाइजेशन करके उसे परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो इस √3 को परिमेय बनाने के लिए हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, अंश व हर में √3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर √3 इंटू √3 होकर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 √3 अपॉन 3, ये हो जाएगा। तो H1 की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई है 8 √3/3। अब हमें H1 की वैल्यू मिल चुकी है। तो इस त्रिभुज में देखिए हम H1 की वैल्यू मतलब इस भुजा को लेकर और इस भुजा, इन दोनों को लेकर हम H2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जब दो भुजा में से एक की वैल्यू हमें पता हो और एक की नहीं पता हो और एक एंगल पता हो तो हम आसानी से इसका त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो H1 हमें मिल चुका है। तो हम H1 और H2 इन दोनों भुजाओं को ले रहे हैं। तो देखो त्रिभुज ABC के अंदर ही, त्रिभुज ABC में ही कौन कौन सी भुजा है, लंब अपॉन कर्ण। देखिए लंब अपॉन कर्ण, आपको पता है कि लंब अपॉन कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। और भुजाएं कौन कौन सी ले रहे हैं हम, तो H1/H2 और साइन 30 डिग्री, एंगल कितना है, 30 डिग्री का है। अब देखिए यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो H1 की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, H1 की वैल्यू मिली थी 8 √3/3 अपॉन में है H2, ठीक है। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें H2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 √3/3 ये मिल जाएगी। अब H2 की वैल्यू मिल चुकी है, H1 की वैल्यू मिल चुकी है और हमें क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई जो कि H1 + H2 है। तो यहाँ से देखिए ये BD ये पूरी चाहिए ना हमें, तो अतः BD बराबर हो जाएगा H1 + H2 बराबर हो जाएगा 8 √3/3 प्लस ये 16 √3/3। तो इसको हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 24 √3 और ये कैंसिल होके हमें मिल जाएगा 3 8 24 और 8 √3 मीटर इसकी पेड़ की लंबाई आ जाएगी।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। सारे क्वेश्चन जो है वो सेम पैटर्न के है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझने पे ध्यान देना है। बाकी लैंग्वेज तो आप लिख ही लेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं होता है, हमें एक ट्राइंगल दिख रहा होता है, उसके अंदर एक भुजा दे रखी होती है, एक नहीं दे रखी होती है। जब दोनों ही नहीं दे रखी होती है तब हमें कोई और कंडीशन दे रखी होती है, या फिर दो ट्राइंगल ऐसे दिए रखे होते हैं जहां से हम उन दोनों की सहायता से इक्वेशन बना के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो हो ही जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए और एग्जाम्पल्स भी कर दिए, वैसे सारे प्रश्नावली के क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ, और प्रश्नावली के साथ में जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ करने हैं। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद में जब आप खुद से ये क्वेश्चन कर लेंगे तो गारंटी है कि आप एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो यहाँ पे हमें 2 कंडीशन दे रखी है। तो स्थिति प्रथम, केस फर्स्ट में देखिए आप कि इसमें हमें दे रखा है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उसका क्या होना चाहिए, शिखर होना चाहिए। तो बना लेते हैं यहाँ पर कच्चा चित्र। ये फिसल पट्टी है और इसका शिखर जो है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। इस तरफ आप बना सकते हैं कि इधर चढ़ने वाली जो सीढ़ियां है और इस तरफ से ये फिसल पट्टी है, आपको दिख रही होगी, है ना। इसको बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ध्यान देना होता है। तो ये जो फिसल पट्टी है और ये ऊंचाई हमें दे रखी 1.5 और 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है कि फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं मान लेता हूं कि ये ABC और फिसल पट्टी की लंबाई जो है वो L1 है, ठीक है। सेकेंड स्थिति में हमें L2 माननी पड़ेगी। तो यहां पर मैंने मान लिया कि फिसल पट्टी की लंबाई, माना फिसल पट्टी की लंबाई बराबर L1 हमें ज्ञात करनी है। L1 ये मीटर में दे रखा है हमें। अब देखिए इस त्रिभुज के अंदर हम बात करें त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, आप देखेंगे कि एक तो हमें ये AB पता है और L1 हमें ज्ञात करनी है। तो L अपॉन K बराबर क्या होता है, देखो L कितना है हमारे पास में 1.5 और K तो हमें ज्ञात करना है। और ये किसके बराबर होता है, लंब अपॉन कर्ण जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन 30 लिख लेंगे। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां से L1 जो है वो हमें मिल जाएगी 3 मीटर। ये इसका वैल्यू आंसर आ गया। अब देखिए इसका सेकंड केस जो है उसकी बात करते हैं। तो केस नंबर 2, इसमें भी आप लिख लेंगे कि माना फिसल पट्टी की लंबाई जो है, फिसल पट्टी की लंबाई जो है वो L2 है, ये हमने मान लिया। अब हम एक यहाँ पर फिसल पट्टी बना लेते हैं उसी तरह की। इसके अंदर देखिए आपकी ये जो ऊंचाई दे रखी है ना, ये 3 मीटर है और इस L2 को हमें फाइंड करना है। इसको मैंने मान लिया था L2, इसका नाम दे दो PQR। और अब देखिए त्रिभुज PQR के अंदर इसमें हमें पता क्या है, वही चीज सेम टू सेम कि लंब अपॉन कर्ण, और लंब हमें पता है 3 मीटर और L2 हमें फाइंड करनी है। और साइन इसके अंदर एंगल जो बन रहा है ना वो देखिए कितने का है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो जाएगा और साइन 60 की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, कितनी है, √3/2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 √3 बराबर हो जाएगा 6। तो यहां से हमें L2 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 6/√3। अब देखिए इसका परिमेयकरण कर सकते हैं हम, अपॉन में अपरिमेय संख्या है तो इसको हम परिमेय बनाते हैं और यहां से ये मिल जाएगा हमें 6√3/3। तो ये कैंसिल होके मिल जाएगा 2√3 मीटर। तो यही इसका आंसर है। तो इस तरह से हमने दोनों फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कर दी L1 और दूसरी हमने ज्ञात की L2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। पाद बिंदु कौन सा होता है, जो बॉटम पॉइंट है ना, जो इसके तल का जो पॉइंट होता है ना, उसी को हम पाद बिंदु कहते हैं। तो भूमि के एक बिंदु से, तो कोई भूमि का एक बिंदु ले लो। तो ये मैंने मान लिया कि भूमि का कोई बिंदु है
इससे पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये भूमि का बिंदु इस मीनार, कोई मीनार है और इसके पाद बिंदु से मतलब इसके तल से 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो दूरी है ना वो कितनी हो जाएगी 30 मीटर। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, तो इस बिंदु से मीनार के शिखर ये वाला होगा और इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना है 30 डिग्री हमें दे रखा है। अब इसको मान लेता हूँ ABC और हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हम मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई जो है AB, यहाँ पे देखो AB है ना मीनार और ये हमने मान ली H मीटर। अब देखिए ये H हमें फाइंड करना है और यहाँ पर हमें लंब पता है H और आधार पता है 30 मीटर। तो लंब अपॉन आधार, और ये हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ABC में। इसमें त्रिभुज ABC में लंब अपॉन आधार जो होता है वो किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर होता है ना। तो tan 30 डिग्री यहाँ पर है और ये लंब अपॉन आधार देखो, लंब कितना है H अपॉन आधार जो है वो 30 मीटर है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और ये बराबर है H अपॉन 30 के। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और H की वैल्यू अगर निकालेंगे तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/√3 ये मिल जाएगा। अब इसका परिमेयकरण हम कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 30√3/3। तो ये आखिर में इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम कैंसिल भी कर सकते हैं इसको और ये हो जाएगा tan√3 मीटर। लास्ट में लिख लेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है ये मान लीजिए आप, और पतंग पर लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो भूमि का ये कोई बिंदु है और ये पतंग की डोरी है, इसको बांध दिया गया है और 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से कितनी ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर यह पतंग उड़ रही है। अब देखिए भूमि के साथ में डोरी का झुकाव जो है, भूमि के साथ में डोरी का झुकाव है 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी में कोई ढील नहीं है, एकदम सीधी तनी हुई है और इसकी लंबाई हमें पता करना है। तो इसको मैंने मान लिया ABC और इस लंबाई को मैंने मान लिया L, है ना, ये लंबाई L है। अब देखिए चित्रानुसार हम देख सकते हैं कि BAC 60 डिग्री है, हमें पता ही है। और मान लो कि डोरी की लंबाई, ये लैंग्वेज आप क्वेश्चन जब करते हो तब चित्र में से देख के आप बना सकते हो कि मान लेना है पहले कि जो भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने माना कि L मीटर जो है वो डोरी की लंबाई है। इस तरह से आप लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो कि यहाँ पर जो है कोण जो बन रहा है इसका झुकाव इतना है, तो अतः कोण जो BAC है वो बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। इस तरह से आप लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। पर ठीक है, आप डायरेक्ट भी करते तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई नंबर आपके नहीं काटेगा। अब देखिए त्रिभुज ABC में आपको दिख रहा है कि लंब और कर्ण, लंब अपॉन कर्ण जो है, देखिए लंब कितना है 60 और कर्ण हमने माना L, और ये किसके बराबर होता है आपको पता ही है साइन थीटा के बराबर। और साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और वो होती है कितनी √3/2। तो यहां से आसानी से हम L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 है ना, और √3 अपॉन में आएगा। देखो √3, इसको अगर हम रेशनलाइज करें तो ये कितना हो जाएगा 120। L बराबर देखिए L बराबर 120 √3/3 ये हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल होके ये हो जाएगा 3 से काटेंगे 3 4 12 और 40 √3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लिख पाएंगे कि अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3, ऐसा लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो यहाँ पर लड़के को बनाएंगे हम 1.5 मीटर, ये लंबा है, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 30 मीटर ऊंचा यहाँ पर एक भवन बना देता हूं मैं। ये भवन जो है वो 30 मीटर ऊंचा है और इससे ये कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है
तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अब ये जो लड़का है ना वो भवन की तरफ जा रहा है और इसकी आंख से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से देखो ये जो उन्नयन कोण था ना वो पहले तो कितना था 30 डिग्री और फिर ये 60 हो जाता है जब इस तरफ बढ़ता है। तो देखिए ये जमीन है ना, धरातल है और इसके समांतर ही इसकी आंख होगी, है ना, यहाँ से वो देख रहा है। और देखिए कि मतलब ये जो है ना वो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, क्षैतिज स्तर है। अब यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना होगा 30 डिग्री और ये उन्नयन कोण घटकर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। और कब हो गया, जब ये लड़का जो है वो यहाँ पर पहुंच जाता है तभी तो होगा, है ना। ये कोई लड़का है मान लो, इसकी लड़के की लंबाई जो दे रखी है ना वो आपको कितनी दे रखी है, तो 1.5 दे रखी है। कितनी दे रखी है 1.5, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1.5 इसकी लंबाई है। और ये जो पूरी लंबाई है इसकी, ये इस भवन की लंबाई है और ये आपको दे रखी 30 मीटर। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो ये जो लड़का है वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, तो यहाँ पर पहले मैं नाम दे देता हूँ। ये P है, ये Q है और ये R है। इसको नाम दे दो आप O, S और इसको T और इसको U दे सकते हो, चाहे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे तो। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग या फिर बाकी क्वेश्चन से थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए हमें दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे। ये देखिए एक तो POS, ये पूरा समकोण त्रिभुज। वैसे हम जो है वो समकोण त्रिभुज पर ही फोकस करते हैं, तो एक जो है वो ये है और एक ये पूरा समकोण त्रिभुज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब हमें ये दूरी ज्ञात करनी, मतलब हमें ज्ञात क्या करना है OT। तो चलो पहले कुछ लिख लेते हैं जो हमें दिया है और ज्ञात करना है बहुत सारी चीजें। तो देखो दिया क्या है, भवन की ऊंचाई हमें दे रखी है। भवन की ऊंचाई जो है यहाँ पे भवन की ऊंचाई कौन सी है, PQ है ना, PQ हमें पता है और ये हमें पता है 30 मीटर। अब देखिए लड़के की ऊंचाई भी हमें दी हुई है और लड़की की ऊंचाई मतलब OR है ना, OR 1.5। क्या ये OR TU और SQ के बराबर है या नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। लड़के का यहाँ पर चलते चलते छोटा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो लड़की की जो हाइट है वो तो सेम ही रहेगी, है ना, भले ही वो यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाए या फिर यहाँ आगे दौड़ता हुआ आगे चला जाए, बिल्कुल तब भी उसकी लंबाई तो सेम रहेगी। तो OR जो है वो बराबर होगी TU के और TU बराबर होगी SQ के, मतलब ये सारी लंबाइयां बराबर है आपस में। ये चीज मैंने लिख ली। अब देखिए चित्र से हम क्या कह सकते हैं, चित्रानुसार हमें पता चलता है कि OR बराबर है किसके, SQ के। खैर इस बीच वाले की हमें कोई जरूरत नहीं है, SQ की जरूरत है। तो SQ के बराबर है और ये कितनी है 1.5 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे हम अगर इस PS को ज्ञात करना चाहे, क्योंकि हमें सिर्फ इतनी ही लंबाई का काम है, ये जो लंबाई है ना यहाँ तक की, इसी का हमें काम है। क्योंकि समकोण त्रिभुज ये देखिए यहाँ तक बन रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज लेना है तो इसका लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा जो दूरी है वो थोड़ी काउंट होगी, नहीं होगी ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए कि PS को कैलकुलेट करेंगे तो PS कैसे निकालेंगे, इस पूरी PQ में से अगर हम SQ को माइनस कर दें तो क्या हमें PS मिल जाएगी, है ना। तो 30 में से माइनस करेंगे 1.5 और ये हमें मिल जाएगी कितनी 28.5 मीटर। ये मिल चुकी है हमें, है ना। ये कितनी मिल गई 28.5 मीटर मिल चुकी है। अब हम ये तो देखें कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो देखो भवन की ओर कितनी दूरी चला, तो OT कितना, यहाँ से यही तक तो चला है ये, है ना, आगे तो गया ही नहीं है, तभी ये 60 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण जो है वो 30 से 60 हो गया। तो OT हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें OT की लंबाई। सीधा ही लिख लेता हूँ, OT की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए इसको ज्ञात करने पे फोकस करते हैं। तो हम पहले त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा, पहले हम त्रिभुज ले रहे PSO, मतलब ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है 30 डिग्री का एंगल जो बन रहा है वो वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम। तो PSO के अंदर अगर हम देखें तो ये लंबाई हमें पता है PS, है ना, ये त्रिभुज हम ले रहे हैं ना, ये वाला त्रिभुज। तो PS हमें पता है और उसके बाद में देखिए OT हमें ज्ञात करनी है। तो OT नहीं, ये पूरी लंबाई लेनी पड़ेगी इसमें, तो इस त्रिभुज के अंदर तो ये लंबाई हम लिख लेंगे। तो देखिए
30, ये तो सॉरी 30 नहीं 28.5 हमने फाइंड की थी PS। तो मैं लिख लेता हूँ PS अपॉन ये पूरा लिख रहा हूँ OS बराबर है किसके, ये आपको पता है कि लंब अपॉन आधार है, तो लंब अपॉन आधार बराबर होता है किसके, tan थीटा के। तो tan 30 डिग्री मैं यहाँ पर लिखूंगा। अब देखिए कि PS जो है वो कितना है 28.5 और OS जो है वो किसके बराबर है, तो OT प्लस TS के बराबर है। किसके बराबर है, OT प्लस TS के ये बराबर है। अब देखिए कि इसकी वैल्यू होती है 1/√3, ये इसकी वैल्यू होती है। इसको थोड़ा यहाँ से सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 28.5 अपॉन ये देखो OT प्लस TS, ना तो हमें OT पता है ना ही TS पता है, तो इसको एक काम करो पूरे को OS ही रहने दो, है ना, इसको ऐसा मत लिखो, डायरेक्ट ही OS ही रहने दो। हम पहले OS फाइंड कर लेते हैं, फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि हमें और भी चीज़ें पता है, वहाँ से हमें कुछ हेल्प मिल सकती है। तो एक बार मैंने OS जो है वो यहाँ से निकाल लिया और OS मुझे कितना मिल जाएगा 28.5√3 m, ये मुझे मिल चुका है OS की वैल्यू। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला छोटा PTS, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो PTS ट्राइंगल, PTS के अंदर PTS में इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ तो देखो PS अपॉन ये PS और इसके अपॉन में कौन सी भुजा है TS। ठीक है, यही तो है, ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजा। एक क्या है लंब अपॉन आधार है, तो लंब अपॉन आधार बराबर क्या होता है tan थीटा होता है और एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 60 मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए PS तो हमें ऑलरेडी पता है 28.5 और TS जो है वो हमें नहीं पता है, तो यहाँ से देखिए tan 60 की वैल्यू √3 और यहाँ से TS हम निकाल सकते हैं आसानी से, और वो हमें मिल जाएगा कितना, ये आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। अब देखिए इसको हम रेशनलाइजेशन करके वो वैसे भी वैसा लिख सकते हैं हम कि TS बराबर हमें मिल जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3, ये मिल जाएगा। तो ये हमें TS मिल चुकी है। और अगर इसको कैंसिल भी करें हम, तो कैंसिल करके भी इसको देखिए कैंसिल कर सकते हैं, 3 9 27 ये 9.5 इसका आ जाएगा और √3 तो पीछे है ही, तो ये हमें TS मिल चुका है। अब यहाँ से गौर करके देखिए कि OT को हम कैसे फाइंड करेंगे। OT को फाइंड करने के लिए अगर हम OS में से इस पूरे में से अगर इस TS को माइनस कर दे तो क्या हमें OT मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए अतः मैं लिख सकता हूँ कि अतः लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी OT बराबर किसके हो जाएगी, OS माइनस TS के बराबर। ठीक है, यही होगी। तो OT बराबर देखिए OS हमारे पास में कितना है 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस ये हो जाएगा 9.5 √3, है ना, TS की वैल्यू। तो देखो ये कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 28 में से 9 गया तो ये हो जाएगा कितना 19, ठीक है 19 हो जाएगा मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसके अंदर देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो देखो भूमि के एक बिंदु से, मतलब ये भूमि का एक बिंदु और 20 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, 20 मीटर ऊंचा ये भवन है और इसके शिखर पर, मतलब इसका भी शिखर जो टॉप है इसका, उस पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। तो देखो इसके ऊपर एक संचार मीनार है, ठीक है, और इस संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो इस संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण हमें जमीन से, देखो इस शिखर का ये जो तल है ना, ये ऊपर जो बना हुआ है मीनार का तल, देखो यहाँ पर लिखा है ना मीनार के तल और शिखर से, तो मीनार का तल कौन सा होगा, यही होगा, और मीनार का शिखर कौन सा होगा, ये ऊपर वाला। तो यहाँ से हम एक माप लेंगे और इसका उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण तो इधर भूमि से ही होता है, नीचे से होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो तल से तो कितना है 45 डिग्री और इसका ये पूरा कोण मतलब ये है 60 डिग्री और ये शिखर से इसका उन्नयन कोण है। अब इसको नाम दे देते हैं हम ABC और इसको D दे दो। अब ये हमने नाम दे दिया। अब देखिए मीनार की ऊंचाई हमें पता करनी है,
मीनार कौन सी है? एडी, यही तो है मीनार। और ये बीडी जो है वो क्या है? भवन है। ये तो 20 मीटर ऊंचा हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए त्रिभुज, या फिर पहले मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई कितना मान लिया मैंने? h मीटर। अब बात करते हैं त्रिभुज DBC में। तो त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज मैंने पहले ले लिया, ठीक है। तो ये जो एंगल है, इस त्रिभुज के अंदर एंगल कितना है? 45 डिग्री। हमें एक लंब पता है और BC इसका आधार हम ले सकते हैं। क्यों ले रहे? आधार क्यों ले रहे? कर्ण क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि देखिए इन दोनों त्रिभुज में अगर इस बड़े वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज को लूंगा मैं, तो इसके अंदर कॉमन क्या है? आधार कॉमन है। तो यहाँ से हमें क्या है, कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाएगी। इसकी अगर वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो फिर हम आसानी से इस बड़े त्रिभुज को यूज करके इस भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस कॉमन भुजा को यहाँ पर ले रहे हैं, है ना। हर कोई नहीं ले सकते, कॉमन भुजा को लेना है आपको। तो देखिए लंब अपॉन आधार, तो इस त्रिभुज के अंदर लंब अपॉन आधार बराबर क्या हो जाएगा? तो 20 अपॉन BC बराबर लंब अपॉन आधार tan थीटा होता है। आपको पता ही है tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 20 अपॉन BC बराबर 1, और यहाँ से हमें BC की वैल्यू मिल गई कितनी? 20 मीटर। देखो मैंने कहा था ना कि अगर जो कॉमन भुजा उसको लेंगे तो हम यहाँ से वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो ये वैल्यू हमें 20 मीटर मिल चुकी है। अब हम इस बड़े ट्राइंगल को लेकर आसानी से इस AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में, बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूँ त्रिभुज ABC, और इसके अंदर देखो लंब अपॉन आधार। तो लंब देखो, लंब कौन सा है? लंब अपॉन आधार बराबर लंब जो है वो AD प्लस 20 मतलब BD है ना, AD प्लस BD है। और ये कितना है? 20 है, ठीक है। इसको मैंने H माना था ना, तो एक काम करो यहाँ पर AD प्लस BD ही लिख लो। AD प्लस BD अपॉन आधार जो है वो कितना है? BC है, बराबर ये हमें दे रखा है tan, एंगल कौन सा है? 60 डिग्री, तो 60। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो AD की वैल्यू H हमने माना है, BD जो है वो 20 है, ये भी 20, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होता है √3। अब देखिए यहाँ से H प्लस 20 बराबर ये हो जाएगा 20 √3, और H बराबर यहाँ से हमें मिल जाएगा 20 को मैंने कॉमन ले लिया, और √3 - 1 जो है वो इसमें बचेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें देखिए एक पेडेस्टल, पेडेस्टल क्या होता है? पेडेस्टल जो होता है, मूर्ति वगैरह होती है ना, उसका स्टैंड बना होता है, आपको पता होगा। या फिर कोई ट्रॉफी आपने देखी होगी, ट्रॉफी में भी एक स्टैंड टाइप बना होता है, ऐसा डिब्बे जैसा, फिर इसे ऊपर ट्रॉफी होती है कुछ भी, तो उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। तो पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। तो कोई पेडेस्टल है, ये कोई पेडेस्टल मान लिया मैंने, और इसके शिखर पर मतलब इसके भी टॉप से बनी हुई है 1.6 मीटर की मूर्ति। तो ये जो है वो 1.6 मीटर की मूर्ति हो गई। अब देखिए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो मूर्ति के भी शिखर का उन्नयन कोण ये हमें दे रखा है कितना? 60 डिग्री। तो ये पूरा कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। अब उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन मतलब इसके शिखर का उन्नयन कोण, किसके? पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण हमें दे रखा है 45 डिग्री। तो ये कोण 45 डिग्री, ये पूरा जो कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। ये कोण 45 है। इसमें भी हम नाम दे देंगे ABC, और इसको नाम दे दिया D। अब देखिए इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? पेडेस्टल की ऊंचाई। तो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी फर्क नहीं है। उसमें हमें ये ऊपर वाली ऊंचाई ज्ञात करनी थी, इसमें ये नीचे वाली ज्ञात करनी है। तो मान लो कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई हमें पता मान लेते हैं H मीटर। अब देखिए मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, कौन सा? AB, या फिर छोटा त्रिभुज लो पहले, कौन सा? DBC। DBC में इस त्रिभुज में देखेंगे तो BD अपॉन ये BD अपॉन BC ले रहा हूँ मैं, और ये है tan 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता है कि BD तो H हमने मानी है, और BC को ऐसा का ऐसा रहने दो, और ये 1 होता है। तो BC जो है ना वो H के बराबर आ गई, ठीक है। ये आ गई कि BC भी जो है वो H मीटर है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो BC है वो किसके बराबर है? BD के बराबर है, ये हम कह सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज बड़ा वाला ले रहे हैं हम ABC में। इस त्रिभुज की अगर बात करें तो इसमें AB अपॉन BC लंब अपॉन आधार, BC बराबर tan कितना? 60 डिग्री। अब देखिए AB जो है वो
AD प्लस BD से मिलकर बना है, ठीक है। तो AD प्लस BD अपॉन BC ऐसा लिख लेंगे, और tan 60 इसको अभी ऐसा ही रहने दो, tan 60 डिग्री। अब देखिए AD की वैल्यू कितनी है, 1.6 ये है इसकी वैल्यू, प्लस BD, और BC जो है वो किसके बराबर है, BD के बराबर है। तो यहाँ पे क्या मैं BD लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और BD ही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने पूरा BD में बना दिया इक्वेशन को। और ये √3, तो इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना है। तो 1.6 प्लस BD बराबर, देखिए बराबर ये हो जाएगा √3 BD। अब अगर मैं इसको उस तरफ भेजूं तो ये हो जाएगा √3 - 1 ऐसा हो जाएगा, है ना। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1.6 अपॉन √3 - 1 ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से रेशनलाइज करके आप इसको देखो, √3 + 1 अपॉन √3 + 1 से इसका गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1.6 √3 + 1 ये ऊपर है ही है, फिर यहाँ पर a + b a - b वाली सर्वसमीका लगेगी, तो 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो अपॉन में 2 आएगा तो ये कैंसिल होगी, कितना आ जाएगा 0.8, और √3 + 1 तो है ही है, तो यही इसका आंसर होगा। तो अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर ये लिख पाएंगे आप, इतना मीटर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखो एक बार मीनार बना देता हूँ, और एक भवन भी है, तो भवन भी बना लेंगे यहाँ पर, और ये जमीन का लेवल है। और भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर का उन्नयन कोण जो है वो ऐसे बना लो, इसको मैंने 30 डिग्री बना दिया, ये भवन है, ठीक है। और फिर देखो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये मीनार है, और इसके शिखर का उन्नयन कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई जो है वो हमें दे रखी है 50, और हमें ज्ञात करनी है भवन की ऊंचाई। तो ये ऊंचाई जो है वो हमें फाइंड करनी है, तो इसको मैंने मान लिया h। तो लिख लेता हूँ कि माना भवन की ऊंचाई को मैंने माना h मीटर। अब देखिए त्रिभुज ABC में, पहले काम करो, नाम तो दो इसको, नाम ही नहीं दिया है हमने, ABCD ऐसे दे दो, फिर इसकी तो जरूरत नहीं है। तो ABC कौन सा त्रिभुज है, ये 60 डिग्री वाला, ठीक है, ये त्रिभुज है। तो इसके अंदर हमें पता है, देखो 50 मीटर इसकी लंबाई मतलब लंब पता है, और BC तो देखो 50 अपॉन BC बराबर ये हो जाएगा लंब अपॉन आधार जो वो होता है tan थीटा, तो tan 60 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 50 अपॉन BC बराबर होता है ये tan 60 की वैल्यू √3, और यहाँ से हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी मिलेगी 50 √3 अपॉन 3 ये मिल जाएगी, है ना। इसके अपॉन में आएगा तो फिर अपने रेशनलाइजेशन करके ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब देखो हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज DBC में, इस त्रिभुज के अंदर देखो h तो हमें फाइंड करनी है, तो h अपॉन लंब अपॉन आधार मतलब BC बराबर हो जाएगा tan, इसके अंदर एंगल कितना है देखो 30 डिग्री, तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, h अपॉन BC बराबर 1 अपॉन √3 ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि BC की वैल्यू कितनी मिली हमें, देखो BC की वैल्यू तो हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं, तो क्या मैं BC की वैल्यू इसके अंदर रख सकता हूँ, अगर रखूंगा तो फिर मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा, या फिर एक काम करो h अपॉन सीधा ही लिखो 50 √3 अपॉन 3 बराबर 1 अपॉन √3। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये उस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3h बराबर 50 √3 अपॉन 3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो h की वैल्यू फाइनली मुझे मिली कितनी 50 अपॉन 3। अब देखो इसमें 3 का भाग देके देखो, 3 एकम 3, ठीक है, एक बार गया और फिर इस तरफ गया तो 3 6 18 और बचा कितना 2, तो 16 सही 2/3 ऐसा लिख सकते हैं मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। भवन की ऊंचाई कितनी मिल गई हमें 16 सही 2/3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए, तो 80 मीटर चौड़ी एक तो सड़क बना दो, ठीक है, ये मैंने बना दी 80 मीटर चौड़ी
सड़क और आमने सामने खंबे लगे हुए हैं, वो भी कैसे, समान लंबाई के। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, तो दोनों बिंदु के बीच सड़क का एक बिंदु है और वहां से शिखर का उन्नयन कोण हमें देखना है। तो ये बिंदु से उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री और फिर दे रखा है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये इसके उन्नयन कोण दे रखे हैं हमें। अब खंभों की ऊंचाई और खंभों से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है और फिर इसकी ऊंचाई भी हमें ज्ञात करनी है खंभों की। ठीक है, तो खंभे तो दोनों समान लंबाई के, मतलब इसको मैंने मान लिया h मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। फिर देखो ये डिस्टेंस मुझे पता करनी, इसको मैंने मान लिया कि ये x है। ये पूरी जो डिस्टेंस है वो मुझे दे रखी है 80 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, 80 में से अगर x को माइनस करूंगा तो ये मिल जाएगी मुझे। ठीक है, अब हम इसका त्रिभुज का नामकरण कर देते, तो नामकरण में क्या करें, इसको मान लो a, इसको b, या फिर इधर से मानो b और c, ये त्रिभुज ABC हो गया। और इस त्रिभुज को मान लो ADC, c तो हमने ले लिया, और इसको मान लो E, है ना, तो ADE हो गया। अब हमने नामकरण इसका कर दिया है। अब देखो मान सकते हैं कि खंभे कौन कौन से, खंभे कौन कौन से, BC और DE, ये दोनों खंभे हैं। BC व DE की ऊंचाई हमने मानी, और ये ऊंचाई हमने कितना मानी है, h मीटर। और फिर देखिए BD हमें दे रखी है, क्योंकि हमें पता है BD बराबर कितना है, 80 मीटर, ये हमें दिया है, लिख लो यहाँ पे दिया है ऐसा। और फिर अगर हमें BD पता है ना, तो हमने AB यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो AB, चलो हमने AD को x माना है, इसलिए हमने देखो एक AD को हमने मान लिया x, यहाँ पे पहले लिखो माना, AD को हमने x मान लिया, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि AB बराबर BD माइनस AD, है ना। ये AB जो है वो BD में से, अगर पूरी BD में से हम AD को माइनस कर देंगे तो AB मिल जाएगी हमें। और इस तरह से ये कितना मिल गया हमें, 80 माइनस x मीटर, ये मुझे मिल गया। तो जो हमने डायग्राम में किया है उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ऐसा लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो अच्छे से ही करेंगे तो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं कौन कौन से, इसको और इसको, दोनों ट्रायंगल को लेंगे अलग अलग टाइम पे। तो पहले हम बात कर रहे हैं ADE की। ADE इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो लंब अपॉन आधार, है ना, h हमें पता है, तो h अपॉन आधार मैंने क्या माना था, x माना था। और ये इस तरफ वाला जो ट्रायंगल था वो कितना था, 60 डिग्री वाला। ठीक है, 60 था ना, 30 था, सॉरी, 30 डिग्री वाला ट्रायंगल, तो ये 30 डिग्री। अब देखिए h अपॉन x बराबर, अब देखिए tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 अपॉन √3 ये होती है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा h बराबर मिल जाएगा x अपॉन √3 मीटर, ये मिल गया। इसको समीकरण 1 दे दो। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिभुज ABC में। इस त्रिभुज में देखते हैं क्या होता है। तो h अपॉन 80 माइनस, देखो ये लंब है और ये आधार है इसका। ठीक है, तो लंब अपॉन आधार, तो h अपॉन 80 माइनस x बराबर tan 60 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है, तो h अपॉन 80 माइनस x बराबर ये हो जाएगा √3। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से भी h की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 80 √3 माइनस ये हो जाएगा √3, ऐसा हो जाएगा। और x भी है गुणे में। अब देखिए इसको भी समीकरण 2 दे दो। अब इन h की वैल्यू यहाँ से ये है और h की वैल्यू यहाँ से ये है, तो क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, कर पाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं कि x बाई √3 बराबर हो जाएगा किसके, 80 √3 माइनस √3x के। इस √3 को मैं इस तरफ गुणा करूं तो सीधा ही हमें यहाँ पर अंदर गुणा करना ही नहीं चाहिए था, कॉमन ही रखते तो अच्छा होता, बट चलिए कोई बात नहीं। √3 को मैं फिर से कॉमन ले लेता हूँ। तो √3 को कॉमन लेने के बाद देखो x बराबर √3 इंटू, अगर यहाँ से √3 में कॉमन लूँ तो √3 और कोष्टक में क्या बचेगा, 80 माइनस x ये बचेगा।
अब देखो x बराबर क्या मिला मुझे, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, ठीक है। तो 3 इंटू 80 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा देखो 8 3 21, तो 210, 8 3 24 होता है ना, तो 240 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा कितना 3x, तो यहाँ से मुझे सिंप्लीफाई करने पे इसको इस तरफ लेके आऊँगा तो 4x हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, फिर 240 बराबर में है ही है, और यहाँ से ये कैंसिल होके मुझे मिल जाएगा कितना 60, तो 60 मीटर इसका x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। देखिए x की वैल्यू मतलब AD मुझे मिल चुकी है कितना 60 मीटर। अब मुझे ये BA जो है वो ज्ञात करनी है, AB अगर ज्ञात करना है तो 80 माइनस 60, तो देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये मुझे 60 मिली, ये 80 माइनस 60 करूँगा तो ये मुझे 20 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको कर लेना है। फिर देखो इस समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू रख दूंगा, x की वैल्यू मुझे कितनी मिली 60 है ना, तो 60 अपॉन √3, देखो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 60 अपॉन √3, और इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हम तो √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 60 अपॉन √3 अपॉन 3, ठीक है। तो ये 3 से कैंसिल होके मिल जाएगा मुझे कितना 20√3, तो ये h की वैल्यू मिल गई। और फिर देखो ये हमें मिल ही चुकी है, तो हमें ज्ञात क्या करना था खंभों की ऊंचाई, तो अतः खंभों की ऊंचाई लिख लेंगे कि अतः खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर तथा बिंदु की खंभों से दूरी क्रमशः 60 मीटर व 20 मीटर है, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें देखिए एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, वर्टिकली ये टावर खड़ा हुआ है, डायग्राम में आपको दिख रहा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो टावर के ठीक सामने इसके सामने ही एक तट है, और इसके सामने इस बिंदु से मतलब इस तट पर एक बिंदु है C, और इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इस बिंदु C से 20 मीटर दूर इसी तट पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु, मतलब ये देखो ये जो पूरी रेखा है ना BD, ये मीनार से पाद मतलब इस मीनार को इसके पाद से मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। इसके बॉटम जो तल है इससे मिलाने वाली रेखा है, और इस पर स्थित एक अन्य बिंदु, मतलब अन्य बिंदु कौन सा D बिंदु ना, इस D बिंदु से अन्य बिंदु D से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो ये चीज दे रखी है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। अब हमें ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे कि माना टावर की ऊंचाई जो है वो हमने मान ली h मीटर, इसको मैंने मान लिया h। अब नहर की चौड़ाई भी हमें ज्ञात करनी, तो इसको भी मान ही लेते हैं, नहर की चौड़ाई इसको मैंने मान लिया x मीटर, ठीक है। तो ये जो पूरी है ना ये x मैंने मानी है, ये x, तो ये 20 मीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी अगर पूरी x है तो x में से 20 को माइनस कर देंगे, x माइनस 20 ये हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से हम लेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। तो पहले मैं ये 30 डिग्री वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, मतलब ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ मैं। तो ट्रायंगल ADB में इस ट्रायंगल में देखा हमने कि h अपॉन आधार क्या है इसका x है और लंब h है, तो h अपॉन x बराबर ये क्या होता है tan थीटा होता है, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से h अपॉन x बराबर tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, यही होती है वैल्यू। और यहाँ से मुझे फाइनली मिल जाएगा x बराबर मिल जाएगा कितना √3h, ये मिल जाएगा। इसको मैंने मान लिया समीकरण 1। अब देखिए ABC में ये जो ट्रायंगल है ABC, इसको मैं ले रहा हूँ, तो लंब तो क्या है h ही है, अपॉन x माइनस 20 ये हो जाएगा आधार, तो h अपॉन x माइनस 20 बराबर tan 60 डिग्री, ठीक है, यही होगा। h अपॉन x माइनस 20 बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो यहाँ से h बराबर मुझे मिल जाएगा कितना √3x माइनस 20 √3, ये हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से x की वैल्यू, x का मान रखने पर, तो h बराबर देखो x की वैल्यू क्या है √3h, तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, तो √3h माइनस 20 √3 ये तो है ही है,
तो यहाँ से h की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, देखो √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, और 3h माइनस 20√3 ये हो जाएगा। अब मैं इस 20√3 को इस तरफ लेके आ रहा हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3h माइनस h हो जाएगा, ये h इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 3h में से h गया तो 2h बचेगा, और h की वैल्यू जो है वो फाइनली मुझे यहाँ से मिल जाती है कितनी, 10√3। तो ये मुझे h की वैल्यू मिल चुकी है। और h क्या है, टावर की ऊंचाई। अब देखिए नहर की चौड़ाई मतलब x भी मुझे फाइंड करना है, तो समीकरण 1 से x बराबर कितना है, √3 इंटू h, यही है। तो √3 इंटू h की वैल्यू हमें मिली 10√3। यहाँ से √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, तो 10 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 30 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख पाएंगे कि अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई जो है वो 30 मीटर हो जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो देखो 7 मीटर ऊंचा भवन बनाना पड़ेगा एक बार तो बना लेता हूँ। ये रहा 7 मीटर ऊंचा भवन। इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, मतलब केबल टावर इस तरफ पे होगा, तभी इसके शिखर से वो उन्नयन कोण बनाएगा। ठीक है, तो इसके शिखर से उन्नयन कोण जो है वो हॉरिजॉन्टल मैंने बना दिया ये, और वो दे रखा है 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री है। केबल टावर के है ना, केबल टावर के पाद का जो अवनमन कोण है वो दे रखा है हमें 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इसके शिखर से ही है ना, देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो ये है, और इसके पाद का अवनमन कोण ये है, मतलब शिखर से। तो इस भवन के शिखर से ही इस केबल टावर के पाद का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण आपको पता है कि ऊपर से कोई वस्तु अगर नीचे है तो उस तरफ बनता है। तो अवनमन कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री, और इसका हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, ये होगा। तो ये इसके साथ में 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर ही होगी। ठीक है, और केबल टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो ये जो पूरी हाइट है ये हमें फाइंड करनी है। ये हमें पता है 7 है, इसको मैं एक बार नाम दे देता हूँ, इसको भी यहाँ से मिला लेंगे, है ना। ये जो धरातल है, जमीन जो है वो इसके समांतर होगी, है ना, ऐसे समांतर हम रेखा खींच सकते हैं। इसको मैं दे देता हूँ नाम A, इसको B, और इसको C, इसको D, और इसको नाम दे दो E, ऐसे नाम दे दिए। अब देखिए यहाँ पर कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इसके बीच में कोई तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोण भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर जो भी हमें दिया है मानना है वो हम लिख लेते हैं। तो माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, और चित्र से हमें क्या पता चल रहा है, देखो चित्रानुसार ऐसा लिख लो। चित्रानुसार देखो CD जो है वो BE के बराबर है, ऐसा दिख रहा होगा आपको। CD बराबर है किसके, BE के ना। ये दूरी और ये दूरी तो सेम होगी, ये पूरा टावर है, इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो ये है कितनी वैसे 7 मीटर। अब देखिए त्रिभुज CBD, इस त्रिभुज को लेते हैं। CBD में, इस त्रिभुज में देखो हमें लंब पता है, आधार नहीं पता है, तो लंब अपॉन आधार करेंगे। लंब अपॉन आधार, लंब हमें पता है 7 मीटर और आधार यहाँ पर है BD, और 1045 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से BD कितना मिल जाएगा मुझे, BD बराबर मिल जाएगा कितना 7 मिल जाएगा, 7 मीटर। अब देखिए चित्रानुसार हम ये भी तो कह सकते हैं कि BD जो है वो CE के बराबर है, क्योंकि अब हमें इस ट्राइंगल की जरूरत है। ठीक है, तो ये आधार तो हमें पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ भुजा तो हमें पता होनी ही चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ से देखो, और देखो अगर ये पूरी हाइट h है और ये 7 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, h में से अगर हम 7 को माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगी मुझे, है ना, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। अब देखो त्रिभुज किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ACE की। ACE में लंब अपॉन आधार, तो आधार ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ऐसा लिख लो कि चित्रानुसार हम क्या कह सकते हैं कि BD बराबर है किसके, CE के, और वो कितना है 7 मीटर, ये हमने फाइंड किया है। अब यहाँ से लिख पाएंगे कि त्रिभुज AEC में
इस त्रिभुज के अंदर देखो लंब अपॉन आधार बराबर है h-7/7 बराबर 1060। ये लंब क्या है, h-7 और अपॉन 7, तो यहाँ से मुझे मिलेगा h-7/7 बराबर √3 और h-7 बराबर ये हो जाएगा 7√3। तो यहाँ से h बराबर मुझे मिल जाएगा कितना, उसको 7 को मैं उस तरफ भेजूंगा तो 7 कॉमन ले लेंगे, फिर ये हो जाएगा √3 + 1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, टावर की ऊंचाई हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण। इतनी देर जो हम यूज कर रहे थे कौन सा कोण था, उन्नयन कोण है ना। इस पीछे वाले क्वेश्चन में भी अवनमन कोण का यूज हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो अवनमन कोण के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री दे रखे हैं। तो अब समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो समुद्र तल ये कोई होगा, ठीक है, समुद्र तल, और इससे 75 मीटर ऊंची 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है ये। अब लाइट हाउस का जो शिखर से देखने पर, इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण, मतलब इसका ऊपर की तरफ कोई हॉरिजॉन्टल बना देता हूं मैं, और इसके शिखर से देखने पर अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री, मतलब देखो ये कोण 30 डिग्री है ना, ये तो नहीं अवनमन कोण है ना, तो ऊपर की तरफ बनेगा। और फिर दूसरा दे रखा है 45 डिग्री, ये कोण मतलब ये जो ऊपर की तरफ, ऊपर के हॉरिजॉन्टल के साथ में बनेगा, तो ये 45 डिग्री। अब देखिए आपको ये बात तो पता ही है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई तिर्यक रेखा हो, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो ही जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसको नाम दे दे तो ABC, इसको C और इसको दे दो D। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर शिखर से देख रहा है, एक जहाज है C और एक जहाज है D, ऐसा मान लो। तो C से इसने देखा, देखो दो जहाजों के अवनमन कोण, मतलब पहले इसने C को देखा 30 डिग्री। अब ये यूं कह रहा है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये जहाज ठीक इसके पीछे ही है ना, दोनों लाइन से चल रहे एकदम, एक के पीछे एक, तो ऐसा है। तो ये CD हमें फाइंड करनी है। तो क्या मैं इस CD को कुछ मान सकता हूँ, बिल्कुल X मान सकता हूँ। तो लिख लेंगे यहाँ पर कि माना जहाजों के बीच की दूरी वो जो है X है। ये राइटिंग यहाँ पर थोड़ा मैनेज कर लेना, वैसे मेरी राइटिंग अच्छी है लेकिन थोड़ा फास्ट लिखना, और ये सब आप लिख सकते हो, लैंग्वेज बना के लिख सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं आपको, ठीक है। ये CD जो है वो इसकी दूरी है, X मीटर मैंने मान लिया। फिर अगर मैं थोड़ा और भी लिखना चाहूँ तो लिख लूँगा कि ये अवनमन कोण जो है वो, ये यहाँ पे मैंने 45 और 30 कैसे लिखा, तो इसका रीज़न है कि एंगल कौन सा P, इसको एक काम करो, इस बिंदु को नाम दे दो P इसको, और PAC जो है वो PAC कितना था 30 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा किसके, ACD के बराबर हो जाएगा, तो एंगल ACD के बराबर, और ये 30 डिग्री और बराबर होगा क्यों, तो क्योंकि ये एकांतर कोण है, ऐसा रीजन दे देना है ताकि ठीक है पता चले कि हाँ ये चीज हमने की है ना। इसी तरह देखो सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा, PAD बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ADB के, और ये हमें पता है 45 डिग्री, सेम रीजन दे देंगे, एकांतर कोण है इसलिए हमने बराबर लिखा। अब हम बात कर रहे त्रिभुज किसकी, 30 डिग्री वाले को ले पहले या फिर इसको ले, चलो 45 डिग्री वाले को लेते हैं, है ना, ये हमने माना ही हुआ है, और इसको ही लेते चलो। तो ABD में कोई सा भी ट्राइंगल पहले बाद में लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक एक को लेके हमको सोल्व करना है, हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो इसमें देखिए लंब अपॉन आधार, तो लंब दे रखा है 75 और आधार जो है वो BD है, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, मैंने डायरेक्ट ही लिख दी यहाँ पर। तो यहाँ से मुझे BD बराबर कितना मिल गया, 75 मीटर मिल गया, ठीक है। तो ये BD मुझे मिल चुका है। अब देखिए त्रिभुज नेक्स्ट में कौन सा ले रहा हूँ, ABC है ना ये पूरा त्रिभुज। इसके अंदर मैं बात करूँ तो लंब अपॉन आधार अपॉन A क्या है, देखो
ये जो है वो x प्लस, देखो ए वैसे है क्या, सी डी प्लस बी डी, यही तो है ना, सी डी प्लस बी डी, ये दोनों भुजा को जोड़ दिया मैंने। अब हमने माना है सी डी बराबर क्या माना है, वैसे लिख लेते हैं टेन, ये है 30 डिग्री था ना, टेन 30 डिग्री मैंने लिख लिया। अब देखो इसको थोड़ा विधिवत हम करें, 75 अपॉन सी डी जो है वो क्या माना हमने, x प्लस बी डी जो है वो 75 मिल गया हमें, तो मैं 75 यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब 1 अपॉन √3, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x प्लस 75 बराबर इसका इससे गुणा करेंगे तो 75 √3, और यहाँ से मुझे x की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी कितनी, 75 √3 माइनस 75, और यहाँ से हम 75 को कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। तो ये देखो यहाँ पर एक लड़की दिख रही होगी आपको, छोटी सी, उसके पापा के साथ में आई हुई है, ठीक है। तो ये लड़की इस गुब्बारे को देख रही है, उड़ रहा है हवा में। अब देखिए कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब ये जब देख रही है ना इसको तो ये 60 डिग्री है, मतलब यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री आंख का, इसका हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया था, इसके साथ में ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि कुछ समय बाद गुब्बारा जो है उड़ के यहीं पे तो नहीं रहेगा, उड़ता उड़ता यहाँ पे चला गया, तो इसका उन्नयन कोण जो है ना वो घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो यही से ये तो लड़की तो यहीं पे खड़ी है, और यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में इस गुब्बारे के साथ में, मतलब इस यहाँ से इसका जो एंगल बनेगा ना वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये बात इसमें कही हुई है, आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें पूछा क्या है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो गुब्बारे ने कितनी डिस्टेंस तय की, तो गुब्बारा पहले यहाँ पर था, यहाँ पे चला गया, मतलब ये दूरी और ये दूरी सब बराबर ही होगी आपस में, ठीक है, यही होगा, है ना। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। मान लो ये जो है वो A, ये B और ये C, इसको दे दो D और इसको दे दो E। अब मैं पहले ही मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ना ये हमें फाइंड करनी है, और इसको मैंने मान लिया D, माना गुब्बारे की या द्वारा तय की गई दूरी, ये मैंने कितनी मानी, D मीटर, ऐसा मान लिया। और ये है क्या, वैसे BC है ना, ये देखो BC, ये मुझे कैलकुलेट करनी है। अब देखिए हमें दिया क्या है, तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर देखो ये 88.2 मीटर, ये हमें ये जमीन से इसकी दूरी दे रखी है। मतलब देखो यहाँ पर एक लड़की भूमि से, मतलब जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में जो गुब्बारा उड़ रहा है उसको देख रही है, मतलब ये पूरी दे रखी है हमें। और हमें तो इस समकोण त्रिभुज की बात करनी है ना, जमीन से बात थोड़ी करनी है, हमें तो ये बात करनी है ना, इन समकोण त्रिभुज की बात करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लड़की की जो लंबाई है कितनी है, 1.2 मीटर, ठीक है। तो इस लंबाई को इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हमें ये मिल जाएगी, CD मिल जाएगी, ठीक है। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2, ऐसा हो जाएगा। और इसको माइनस करने पे हमें मिल जाएगा 87 मीटर। तो ये जो लंबाई है ना ये मुझे मिल गई 87 मीटर, ठीक है। तो इसी तरह ये भी कितना हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को लेकर बात करेंगे तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये देखिए लंब हमें पता चल चुका है 87 मीटर, और फिर आधार की तो हम बात कर ही लेंगे, और यहाँ पे हमें D फाइंड करना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और त्रिभुज ABE में इस त्रिभुज की हम बात करें तो इस त्रिभुज के अंदर देखो ABE, पहले मैंने इस त्रिभुज को लिया, तो ये जो त्रिभुज है इसके लिए एंगल कौन सा है, 60 डिग्री, ठीक है, यही है एंगल, ये देखो 60 डिग्री। और लंब दे रखा है तो लंब अपॉन आधार, और लंब अपॉन आधार अगर मैं करूँ तो लंब है 87 और आधार है AB, एंगल दे रखा है 1060। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, देखो 87 अपॉन AB बराबर 1060 की वैल्यू होती है √3, और AB मुझे मिल जाएगा AB बराबर 87 अपॉन √3। इसका अगर मैं क्या करूँ, परिमेयकरण करूँ तो ये मुझे फाइनली मिल जाएगा कितना, 87 √3 अपॉन 3, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस अगले ट्राइंगल की, तो ये है
सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में देखिए लंब अपॉन आधार सेम टू सेम है। तो लंब अपॉन आधार, लंब हमें पता है 87, आधार जो है वो डी। ठीक है, आधार इसमें देखो, सॉरी डी नहीं है, ये पूरा आधार ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इसका आधार है। तो इसी को मैं लिख लूंगा ए बी प्लस बी सी बराबर, इसमें दे रखा है टेन एंगल है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसको देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 87 अपॉन ए बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है ना, कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लूंगा 87√3 अपॉन 3। ये तो मैंने ए बी की वैल्यू लिखी, प्लस बी सी मैंने माना था डी, और 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये हो जाएगी। अब देखो इसको इस तरफ लेके आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 87√3 अपॉन 3 प्लस डी बराबर हो जाएगा 87√3, ये हो जाएगा। अब अगर डी हमें चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 87√3 और 87√3 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 87√3 अपॉन 3। यहाँ से देखो एलसीएम लेके मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और ये हो जाएगा 87 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 21, तो 1, और फिर ये हो जाएगा कितना 261, ये हो जाएगा। और √3 तो है ही है, माइनस ये देखो 87√3 ही रहेगा। अब यहाँ से डी की वैल्यू मुझे मिलेगी कितनी, इसमें से माइनस करेंगे तो 11 में से 7 गया तो 4, और फिर इधर 25 बचा, 25 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 17, तो ये मिल जाएगा अपॉन 3। देखो क्या ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 5 15 और 2 गए 3 8 24, और ये मिल जाएगा 58√3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है आपको। सारे क्वेश्चन सेम है, सरल है, अच्छे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। सभी क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, इधर उधर किया है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, कहाँ पे कौन सा शिखर है, कौन सा उसका पाद बिंदु है, ये सारी चीजें आपको, कहाँ से उसका उन्नयन कोण बन रहा है, अवनमन कोण जो भी है, उसको अच्छे से पढ़ के आपको क्वेश्चन को डायग्राम बना लेना है और फिर करना है, तो आपसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना ही है, फिर एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी करने हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, एक राजमार्ग जो है वो मीनार के पाद तक जा रहा है, ये राजमार्ग बना लेता हूं मैं, और यहाँ पे कोई मीनार है ऐसा मान लो। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो मीनार के शिखर पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया, और ये इसका हॉरिजॉन्टल मान लो, और ये 30 डिग्री के अवनमन कोण से देख रहा है। तो इस राजमार्ग पर कोई कार है, यहाँ पर है मान लो, और ये 30 डिग्री के एंगल के साथ में उसे देख रहा है। अब इसमें कहा है कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ठीक है, वो जो कार है ना, वो मीनार के पाद की ओर जा रही है, ये कार इसके पाद बिंदु मतलब बॉटम की तरफ जा रही है, और इसको ये देख रहा है 30 डिग्री के कोण से। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, मतलब ये कार यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। और इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ये 6 है ना, तो हमें इस बिंदु से इस मीनार तक पहुंचने में टाइम, ये जो टाइम लगा इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको मैंने मान लिया x, इसको मैंने नाम दे दिया त्रिभुज को, देखो ए बी, और इसको दे दो b, और इसको c, और इसको नाम दे दो d। और देखो अगर ये दोनों समांतर है ना, समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा हो तो एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, आपको पता ही है। तो अगर ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। अब देखो माना BC को मैंने मान लिया कि ये x मीटर है, ठीक है, BC को मैंने माना। अब देखिए त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज ABC की अगर बात करें तो लंब अपॉन आधार, लंब कितना है AB है ना, AB लंब है, अपॉन आधार, आधार देखो ये x, ABC की बात कर रहा हूं मैं, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं 60 डिग्री वाले की। तो आधार जो है वो कितना है x, और लंब अपॉन आधार क्या होता है 10, तो 10 60 बराबर ये हो जाएगा AB अपॉन x बराबर √3। तो यहाँ से AB की वैल्यू मुझे मिल जाएगी √3x, ये मिल जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ कौन से त्रिभुज ABD की,
ABD मतलब ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है। इस पूरे ट्राइंगल में एंगल है 30 डिग्री, तो लंब अपॉन आधार, लंब देखिए AB ही है इसमें, और AB की वैल्यू भी हम ज्ञात कर चुके हैं, और आधार जो है वो क्या हो जाएगा x+6 ऐसा हो जाएगा। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो चलो tan 30 लिख लेते पहले। और फिर देखो इसमें क्या हो रहा है, AB अपॉन, देखो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। AB की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है कि √3x, ये AB की वैल्यू है, तो √3x अपॉन x+6 अपॉन में था, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 तो 3x आ जाएगा, और ये हो जाएगा x+6। इस x को इस तरफ लेके आऊंगा तो 2x बराबर 6, और x की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी कितनी, 3 सेकेंड, ठीक है। टाइम पूछा है ना हमको, देखो कार द्वारा लिया गया समय, तो यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ आने में 6 सेकेंड लगे, और यहाँ से यहाँ आने में 3 सेकेंड लगे, तो यही चीज़ हमें करनी थी। अतः लिख लेंगे यहाँ पर कि अतः कार द्वारा लिया गया समय जो है वो 3 सेकेंड है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ठीक है फ्रेंड्स, आप ट्राई करना क्वेश्चन करने की, और वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स को शेयर तो आपको करना ही है, ये बात बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। ये करेंगे आप तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ पाऊंगा, है ना। तो ये चीज़ करनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ही है, तभी आपको वीडियोस मिल पाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय।